20 मिनट के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से आपके दिमाग के अंदर से। अगर मैं कहूं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, तो 2012 के पहले जो IIT JEE के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फिर उसके बाद किरचॉफ्स के क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाने हैं। 100% फिक्स किरचॉफ्स का क्वेश्चन आपके साथ आएगा तो आएगा। बच्चों, आज का निचोड़ का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब 20 मिनट में करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा निचोड़, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन इन 20 मिनट्स। तो बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं 20 मिनट में रिवाइज करते हैं अपनी पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे सबसे पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है इलेक्ट्रिक करंट से, जिसको हम जानते हैं क्या होता है सर, I इक्वल्स टू dq/dt। इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन जेईई मेंस में बन जाते हैं कि Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया जाता है और अब से I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपसे पूछ लिया जाता है। और कई बार आपको I दे दिया जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और आपसे चार्ज पूछ लिया जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, dq इक्वल्स टू I dt लिख देना होता है, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देना होता है। अच्छा, एक बात सब लोग जानते हैं कि करंट की जो SI यूनिट होती है, मास्टर साहब, SI यूनिट एम्पियर होती है। और ये जो क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है सर? ये एक स्केलर या टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट होता है, बट वो स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। और हम सब जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के दौड़ने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और उस दौड़ने की रफ्तार को मेजर करा जाता है एक टर्म से मेरे प्यारे बच्चे, जिसका नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप सब ने सुना होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। क्या होता है मास्टर साहब ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है और एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड कैरी करके लेकर जाता है, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय E/m इनटू टाउ। टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है सर? ये रिलैक्सेशन टाइम होता है द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो यहां माइनस साइन आ जाता है और नेगेटिव साइन का बस इतना सिग्निफिकेंस होता है कि भैया आपकी जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बस मात्र। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अगर इस ड्रिफ्टिंग की वजह से करंट फ्लो हो रहा है तो सर करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच के रिलेशन की बात करते हैं तो VD और I के बीच का हमारे पास रिलेशन होता है सर I इक्वल्स टू NEAVD। ओह माय गॉड सर, पढ़ के आए अपन ये तो। I इक्वल्स टू NEAVD वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसी से एक टर्म निकल के आता है जिसका नाम होता है बेटा जी, जिसका नाम क्या होता है बेटा जी? जिसका नाम होता है करंट डेंसिटी। और इसको डिनोट किया जाता है J से। और ये जो करंट डेंसिटी होती है, ये कैसे डिफाइन होती है? ये I इक्वल्स टू डिफाइन होती है J वेक्टर डॉट DA वेक्टर। J वेक्टर डॉट DA वेक्टर। जब इस करंट डेंसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करी जाती है तो इसको लिखा जाता है इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। और एरिया कौन सा है? ये एरिया कौन सा है सर? परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। ये हमारे पास हो जाता है करंट डेंसिटी। अरे क्लियर है? करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है सर? करंट डेंसिटी एक क्वांटिटी की बात करी जाए तो मास्टर साहब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर इसका डायरेक्शन किधर होता है? इसका करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? बताइए। करंट डेंसिटी अगर J एक वेक्टर क्वांटिटी है तो J का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। सोचो, J इक्वल्स टू क्या है सर? I/A। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अरे ठीक है, चलिए भैया, बहुत बढ़िया, क्वांटिटी हो गई वेक्टर। और अगर SI यूनिट की बात करी जाए, तो SI यूनिट क्या होगी सर? SI यूनिट हो जाएगी अपने पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल शब्दों में। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से पर। अगला हिस्सा हमारा एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जिसका नाम होता है मोबिलिटी। कभी इससे सवाल तो नहीं बनता है, बट फिर भी अगर आपके चैप्टर में फॉर्मूला है तो आपको पता होना चाहिए। और उसको म्यू से डिनोट किया जाता है। और ये अपने पास क्या होता है? ये हमारे पास हो जाता है VD/E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज मोबिलिटी। अब उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। किसकी बात करते हैं सर? अगला अपने पास पार्ट आ जाता है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की बात होती है तो भैया हमको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या है। तो वो क्या होता है सर, हम सब जानते हैं कि I इक्वल टू एनी एवीडी में जब VD की जगह EV बाई ML इंटू टाउ लिखा जाता है। सर ये EV बाई ML इंटू टाउ क्या है सर, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन है। E इक्वल टू V बाई L होता है तो हम इसको लिख लेते हैं EV बाई ML इंटू टाउ। ओ माई गॉड। और हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है I इक्वल टू एनी एवीडी, और वहां से जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको मिलता है ML अपॉन एनी स्क्वायर A इंटू टाउ। और टाउ को क्या कहा जाता है सर, टाउ को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। अब ध्यान से देखिएगा, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N नंबर डेंसिटी है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। तो ध्यान से देखो, बिना टेम्परेचर चेंज किए, बिना टेम्परेचर चेंज करे कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट होंगी, M, N, E और टाउ। तो इसको हम रो लिख लेते हैं और ये हो जाता है रो L बाई ए। जब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपेयर किया जाता है तो हमको रो इक्वल्स टू मिल जाता है M अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। और यहां से हमको पता चलता है कि ये जो मेरी रेजिस्टिविटी है, ये जो मेरी रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये जो वैल्यू है ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है, बस केवल रेजिस्टेंस डायमेंशन पर डिपेंड करता है। मतलब क्या है, मतलब अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अरे क्लियर है। और इन दोनों सिचुएशन में रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है, डायमेंशन चेंज करने से रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मास्टर साहब अगर हमको रेजिस्टिविटी में बदलाव करना है तो हम रेजिस्टिविटी में कैसे बदलाव करेंगे, रेजिस्टिविटी बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो एक एक्सप्रेशन दिख रहा है रेजिस्टिविटी में, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ क्या है सर, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अरे क्लियर है। हाँ सर। तो टेम्परेचर के साथ कैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वेरी करता है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो क्या होता है सर, तो हो जाता है सर R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अरे भाई रेजिस्टिविटी को क्या लिख लेते हैं सर, रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ओ माई गॉड, ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्या बात है मास्टर साहब, मुद्दे वाली बात है, अपने को सारी चीजें दिमाग के अंदर सेट होती हुई नजर आ रही है। तो इस फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस वाले पोर्शन से वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस के सवाल जो आपके रिलेटिव वेरिएशन होते हैं, जैसे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेचिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। और टेम्परेचर के वेरिएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को ठीक से प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये जेईई मेंस का एक फेवरेट जोन है। हर साल इस पर्टिकुलर जोन से सवाल जेईई मेंस में पूछा ही जाता है। चले आगे बढ़े। यस सर। चलो सर, यहां तक कहानी खत्म हो गई। उसके बाद बात आती है हमारी ओम्स लॉ। जब हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो ओम्स लॉ में हम क्या लिखते हैं सर, ओम्स लॉ में लिखते हैं सर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। एंड जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो V इक्वल्स टू IR। और R क्या है, R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर, रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। मतलब ओम्स लॉ तब तक वैलिड होगा जब तक आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। और जब आप V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा जी, तो ग्राफ कैसा मिलता है सर, स्ट्रेट लाइन। अगर आप I और V कर देंगे तब भी आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, तब भी आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास थीटा है। इस वाले ग्राफ का जो tan थीटा लिखा जाता है ये V बाई आई दैट इज R लिखा जाता है। और यहां पर जो tan थीटा लिखा जाता है वो I बाई V दैट इज 1 बाई R। मतलब अगर आपको VI कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ गिवन है, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आपको यहां I गिवन है, ये V गिवन है, और इसमें आपके पास दो ग्राफ गिवन है, एक ये और एक ये, एक A है और एक B है। आपसे सवाल पूछा जाएगा बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि ये IV है कि VI है। सर IV है,
तो आईवी में क्या होगा सर, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो सर बी का स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑफ बी विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, जेईई मेंस ऐसे छोटी छोटी जगहों से आपको फंसा देती है, ठीक है। यस सर, चलो सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले हिस्से में, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगला हिस्सा हमारा क्या है सर, अगला हिस्सा है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ की लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, सिंपल सी बात है, आपका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करना चाहिए। रेजिस्टेंस वेरी करने के क्या कंडीशंस हैं सर, रेजिस्टेंस की वेरी करने की कंडीशन है कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, और हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस ना बदले, मतलब ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड एट हाई टेम्परेचर्स, इट इज ओनली वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और वो भी आसपास का टेम्परेचर रेंज होगा तब, ठीक है। अच्छा सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगली बात क्या है, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए और सुपर कंडक्टर्स के लिए नहीं वैलिड होते हैं, ये बस केवल कंडक्टर्स के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का। तो जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, किसकी सर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, तो हमको क्या पता है सर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमको 3 कॉम्बिनेशन पता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो अगर अपने सारे रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं, एक लाइन के अलोंग कनेक्टेड हैं, तो आपका जो RS होता है ये R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN हो जाता है। लेकिन यही अगर ये रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हो जाए, एक लाइन में ऐसे पैरेलल में कनेक्ट हो जाए एक कॉमन टर्मिनल के अक्रॉस, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो जाता है सर, ये पैरेलल हो जाता है। तो इस स्थिति में 1/RP इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/RN। अरे क्लियर है यस सर, अगर सारे रेजिस्टेंसेस बराबर हो जाते हैं तो RS इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर, NR, और सारे रेजिस्टेंसेस बराबर हो जाते हैं तो RP इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर, N/R। ओ माय गॉड, वेरी गुड, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। अब ओम्स लॉ अपन पढ़ के आए हैं, अब ओम्स लॉ अपन पढ़ के आए हैं, तो सोचो अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास 2 रेजिस्टर है, एक R1 है और एक R2 है, इसको मैंने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो यहां वोल्टेज ड्रॉप V1 होगा, यहां वोल्टेज ड्रॉप V2 होगा। तो सवाल पूछा जाएगा सर ये V1 और V2 कितना होगा, तो हम क्या जानते हैं सर, V इक्वल्स टू IR होता है, तो V1/V2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर, R1/R2, और V1 प्लस V2 किसके बराबर है सर, V के, तो रेशियो से अपन निकालेंगे V1 इक्वल्स टू R1/R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई V। सेम एज V2 निकालना होगा तो क्या लिखेगा, R2/R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई V, ठीक है। अच्छा, इसी को हम कहते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। इसी में एक सेगमेंट आ जाता है जिसको अपन करंट डिवीजन रूल के नाम से जानते हैं। मतलब एक रजिस्टर आपको इधर लगा हुआ है, एक रजिस्टर आपको इधर लगा हुआ है, ये R1 है ये R2 है, और इसमें टोटल करंट आ रही है I, तो इधर कितना जाएगा I1, इधर कितना जाएगा सर I2। तो ये I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी, तो सर हम जानते हैं I1/I2 क्या होता है सर, R2/R1, और I1 प्लस I2 क्या होता है सर, I1 प्लस I2 I के बराबर होता है। तो सिंपल I1 कितना हो जाएगा सर, ये अपने पास हो जाएगा R2/R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई I, और I2 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा R1/R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई I। ये होता है हमारा करंट डिवीजन रूल। ऊपर वाले को बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल, नीचे वाले को बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। अच्छा, इसके बाद एक और स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है जिसका नाम होता है बेटा जी व्हीट स्टोन ब्रिज। बहुत पढ़ के आते हैं हम लोग, तो एज सच अपने को कोई समस्या होती नहीं है। इधर अपने पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस आपके पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 है, और ये R5 है भैया। अरे भैया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे सर, हम सिंपल सी बात लिखेंगे कि R1/R2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो R3/R4 के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं सर, R5 ब्रांच इज रिमूव्ड, और उसके बाद क्या हो जाता है सर, उसके बाद ऊपर के दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में, नीचे के दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में, फिर दोनों पैरेलल में, और काम खत्म। यही है व्हीट स्टोन ब्रिज, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे चलते हैं सर। आगे चलते हैं तो हमारे पास अगला हिस्सा आ जाता है, क्या अगला हिस्सा हमारे पास आ जाता है बेटा जी किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। अगला हिस्सा हमारे पास इसके बाद क्या आ जाता है सर, अगला हिस्सा हमारे पास आ जाता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है सर, किरचॉफ्स लॉ कहता है कि अगर एक जंक्शन पर खूब सारे करंट आ रही हैं और जा रही हैं,
ठीक है, तो आने वाली करंट जो होगी सिग्मा इनकमिंग विल बी इक्वल टू सिग्मा आउटगोइंग। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। इसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं सर जंक्शन लॉ। और ये किस पर बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेटा जी ये कहानी बेस्ड होती है। इसके बाद इसका दूसरा लॉ हम सब लोग जानते हैं, जिसका नाम क्या होता है बेटा जी? इसका जो दूसरा लॉ है उसका नाम होता है लूप लॉ। और लूप लॉ क्या होता है सर? अगर लूप लॉ की बात करें तो कहा जाएगा कि एक रेजिस्टिव सर्किट में जितनी बैटरीज लगी हैं इन सब का सम इनके अक्रॉस ड्रॉप के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो सिग्मा वी जो है वो सिग्मा आई इंटू आर के बराबर होता है। इसको लूप रूल कहा जाता है, इसको लूप लॉ कहा जाता है। और ये किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा, आर इक्विवेलेंट के आप ठीक ठाक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। जैसे सिमेट्री के सवाल हो गए, ब्रिज के सवाल हो गए, इनको बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा, खूब सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री करके जाइएगा। कई बार जेईई मेंस आर इक्विवेलेंट के ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछ लेता है। सर्किट रिडक्शन सीख के जाइएगा कि कैसे, जब हमको दिखता ही नहीं है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है, कैसे सर्किट को रिड्यूस किया जाता है। कॉमन पोटेंशियल वाला पॉइंट मेथड। उसके बाद पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, इन पर सवाल जरूर लगा जाइएगा। और फिर उसके बाद किरचॉफ्स के क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाने हैं। 100% फिक्स किरचॉफ्स का क्वेश्चन आपके साथ आएगा तो आएगा। ठीक है, चलो भाई, चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके बाद बात आ जाती है हमारी अगली, क्या? दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ। इसी किरचॉफ्स पर बेस्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के पहले एक और बात पढ़ लेते हैं, सेल के बारे में जान लेते हैं। वो क्या होता है? अगला पोर्शन है हमारा रिलेशन बिटवीन। याद रखिएगा, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस। ये आपके पास एक बैटरी होती है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता है। इट इज कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और इसके पैरेलल में एक V वोल्ट की बैटरी लगी होती है। इसका सेल का ईएमएफ E होता है। तो ये बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है, ठीक है, किसके? ये वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करता है इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पर, जब ये आर से कनेक्टेड होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और यहां पर स्मॉल आर जो है वो E/V -1 इंटू कैपिटल आर के बराबर होता है। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद बात आ जाती है कि अगर आपके सेल जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या स्थिति होगी? तो जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, तो देखिए भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में 3 तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है, एक मिक्स्ड होता है। तो जब हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहानी है सर? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात है कि आपके पास एक सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे आपके पास n सेल्स हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अरे क्लियर है? हाँ सर। और ये दे ऑल आर कनेक्टेड विद अ लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इसका ईएमएफ कितना है सर? E इंटरनल रेजिस्टेंस R, ER n सेल्स हैं, तो करंट कितना हो जाएगा सर? करंट NE अपॉन R प्लस NR हो जाता है। अच्छा सर, अगर बैटरी अलग अलग पोटेंशियल की होती तो E1 प्लस E2 प्लस डॉट EN डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2 प्लस डॉट RN हो जाता। सिंपल कॉम्बिनेशन जो अपन पढ़ के आते हैं वही है। अच्छा, किसी बैटरी का टर्मिनल पलट जाता तो जिसका टर्मिनल पलट जाता वो माइनस हो जाता, मतलब E1 माइनस E2 हो जाता। अच्छा, अगर यहां पर मेरा NR बहुत बड़ा हो जाए कैपिटल R से, तो इसी I को लिख दिया जाता है E अपॉन स्मॉल r। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला कॉम्बिनेशन निकल के आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की, तो यहां से सवाल बन के आता है सर, याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की अगर आप बात करते हैं तो इसमें क्या है? आपका एक सेल ये रहा, इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे भैया, ऐसे n सेल्स लगे हुए हैं, ऑल आर कनेक्टेड विद द लोड रेजिस्टेंस R। सबका ईएमएफ E1 R1, E2 R2,
ENRN। अरे क्लियर है। और ये अपने पास लोड रेजिस्टेंस आ रहा है। हम चाहते हैं कि हम इसको रिप्लेस कर दें किससे, एक सेल से जिसका EMF E इक्विवेलेंट हो, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हो, और जब इन सब को लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया जाए बेटा जी, तो ये सब मिलके I करंट दौड़ा रहे थे, तो ये भी इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू I करंट दौड़ाए। तो ये जो नेट EMF होता है, ध्यान से देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सर ये E इक्विवेलेंट अपने पास किसके बराबर हो जाता है, सर ये E1 अपॉन R1, देखिएगा E इक्विवेलेंट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 EN अपॉन RN डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन RN। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको 12 बजे रात को भी कोई उठा के पूछ ले तो याद रहना चाहिए। इसके बाद नाउ द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दैट कम्स टू रोल, इट इज नोन एज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला कॉम्बिनेशन कौन सा है सर, अगला कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास कुछ सेल्स हैं और उन सब को आपको ऐसे कनेक्ट करना है कि सर्किट मैक्सिमम करंट विथड्रॉ कर सके, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन जो होता है वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यूज होता है। और इसमें हम कहते हैं कि हमारे n सेल्स को एक रो में लगा दो, हमारे n सेल्स को एक रो में लगा दो, और ऐसी कितनी रोज बना दो सर, ऐसी m रोज बना दो। ऐसी कितनी रोज बना दो सर, ऐसी अपनी m रोज बना दो। रोज मतलब गुलाब मत समझना भैया, रोज मतलब गुलाब मत समझना, रो ROW, और उसमें हमने S जोड़ दिया है। सर न्यू ईयर आ रहा है, गुलाब गुलाब देने की प्रथा चलती है, वैलेंटाइन भी आ रहा है, क्या करें, हम कह रहे हैं ये n सेल्स है। अच्छा, ये कनेक्टेड है किससे, R से, तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो जाएंगी, हर रो में n सेल लगी हुई है, कितनी रोज हैं सर, m रोज हैं, तो नंबर ऑफ सेल कितने होंगे सर, नंबर ऑफ सेल होंगे n इंटू m। क्लियर। अब ये सारे मिलके सबका EMF E है, सबका EMF E है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ओ भाई साहब, सबका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो जब यहां पे करंट की बात करी जाती है तो ये हमारे पास हो जाता है MNE अपॉन MR प्लस NR, MR प्लस NR। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा सर, इससे हमको क्या मिलता है, ये तो हमको करंट मिल गया, लेकिन ये करंट मैक्सिमम कब होगी, तो जब I मैक्स की बात होती है, तो जब I मैक्स की बात होती है तो I मैक्स तब होता है, I मैक्स तब होता है जब आपका MR जो है वो किसके बराबर हो जाए, वो NR के बराबर हो जाए। मतलब क्या है सर, मतलब R बाई R की वैल्यू N बाई M के बराबर हो जाए। ये वो सिचुएशन होगी जिस समय आपका ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से ये लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट विथड्रॉ करेगा। ठीक है, यह हमारा खत्म हो जाता है पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक हिस्सा, और इसके बाद हम एंटर करते हैं दूसरे हिस्से में, जिसका नाम होता है बेटा जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और अच्छी बात तो अब यह है कि जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हम बात करते हैं तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमको बस 2 ही इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बस हमको 2 ही इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, एक आपको पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज और एक आपको पढ़ना है स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज, जो उसी का एप्लीकेशन है। तो मतलब सर क्या है, एक रेजिस्टेंस इधर लगा 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 है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, यहां पर बैटरी लगी हुई है 1 V वोल्ट की। अरे सर ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अगर P बाई Q की वैल्यू R बाई S के बराबर हो जाती है तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर शून्य हो जाता है, IG की वैल्यू 0 हो जाती है। अरे भैया उसके बाद हम इसको हटा देते हैं, P और Q दोनों सीरीज में, R और S दोनों सीरीज में, फिर दोनों पैरेलल में, हमको R इक्विवेलेंट मिल जाता है। इसी की एक सुंदर सी एप्लीकेशन है जिसका नाम होता है बेटा जी, जिसका नाम क्या होता है सर, जिसका नाम होता है स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। क्यों मीटर ब्रिज, क्योंकि सर जो वायर होता है ना, इसमें वो जनरली कितनी लेंथ का होता है सर, 1 मीटर का होता है, इसी वजह से इसका दूसरा नाम होता है मीटर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज की जब हम बात करते हैं तो सेटअप देखो कैसा होता है, सब लोग जानते हैं इसके सेटअप के बारे में। अरे सर यहाँ पे एक वायर लगा होता है, इधर एक और ब्रिज होता है, इधर एक और अपने पास सेटअप होता है ऐसे। और इसमें क्या होता है कि ऐसे मेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं, ऐसे मेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं इससे, और इनको कैरेक्टराइज किया जाता है थिक मेटालिक स्ट्रिप से। यहां पर आपके पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और इधर आपके पास एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यहां पर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर होता है, इधर आपके पास एक जॉकी होता है और इसका एक एंड बैटरी के V वोल्ट से कनेक्टेड होता है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए जिस पॉइंट पर, जब हम इसको यहां से यहां स्लाइड करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग 0 हो जाती है। जिस पॉइंट
पर रीडिंग 0 हो जाती है। मान लीजिए कि ये लेंथ L है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 100 माइनस L, क्योंकि पूरा 1 मीटर का है, मतलब 100 सेंटीमीटर का है, L अपने पास सेंटीमीटर में, तो हम लिखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। सोचो अब ये अगर बैलेंस हो गया तो इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका और इसका रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा। मतलब क्या है सर, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय x, ये अपने पास किसके बराबर हो जाता है, ये L अपॉन 100 माइनस L के बराबर हो जाता है। सर सब तो ठीक है, लेकिन ये बता दो आपके मेटालिक स्ट्रिप का क्या काम है। तो जब मेटालिक स्ट्रिप की बात करते हैं बेटा, मेटालिक स्ट्रिप थिक होती हैं, क्यों? इनके थिक होने के पीछे एक स्पेसिफिक कारण है, और वो कारण ये है कि अगर ये थिक होंगी तो इनका रेजिस्टेंस कम होगा, तो इस पूरे प्रोसेस में हीट लॉस कम होगा, तो ये ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग दे पाएगा। इसके क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीवाईक्यू सीरीज में मैंने खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है, वहां से देख लीजिए। नहीं तो अगर आप चाहें प्रैक्टिस करना तो आप जाकर जो मैंने वन शॉट कराया था वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको सारे प्रॉपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक भाई, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अगला हिस्सा क्या है हमारा, जब अगले हिस्से पर हम आते हैं तो हमारा अगला हिस्सा, दैट इज द लास्ट पार्ट, इट इज पावर लॉस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर लॉस इन इलेक्ट्रिसिटी, जब पावर लॉस इन इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये पावर को डिनोट किया जाता है P से, और ये लिखा जाता है V इंटू आई, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, या ऐसे dW/dt दैट इज V इंटू आई। और जब इसी फॉर्मूले को और सॉल्व किया जाता है तो हम V²/R या I²R लिख लेते हैं। उसके बाद इसी में कहानी आ जाती है अपने पास हीट लॉस की। अच्छा, पावर की अगर SI यूनिट की बात करी जाए तो क्या सब लोग जानते हैं सर, पावर की SI यूनिट अपने पास क्या हो जाती है सर, वॉट हो जाती है। अच्छा, इसकी एक अदर यूनिट भी होती है, अदर कॉमर्शियल यूनिट होती है, जिसका नाम होता है भैया हॉर्स पावर। अच्छा, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं सर, एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। अच्छा सर, इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा आ जाता है हीट लॉस, कि अगर कोई 50 वॉट या 60 वॉट का बल्ब है, वो कुछ देर तक ग्लो कर रहा है, तो कितना हीट लॉस कर रहा है अपनी एक्सट्रीम सिचुएशन में। तो हीट लॉस में क्या, अगर T समय तक ग्लो कर रहा है तो जितना इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ उतना ही तो हीट लॉस जाएगा। तो हीट लॉस की वैल्यू क्या हो जाती है सर, I²RT, या सर V²/R इंटू T, या आपके पास हो जाता है V इंटू आई इंटू T। अरे क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके SI यूनिट का। तो SI यूनिट तो इसकी जूल होती है सर, SI यूनिट तो इसकी जूल होती है। अगर अदर यूनिट्स की बात करी जाए तो अदर यूनिट्स इसकी हो जाती है वॉट आर। तो 1 वॉट आर कितने जूल के बराबर होता है, वो सर 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है। 1 किलो वॉट आर, जिससे आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी भरते हैं, 1 किलो वॉट आर जो होता है ये किसके बराबर होता है सर, 1 किलो वॉट आर हमारा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के। अरे सर, सेम एज 1 मेगावाट आर की बात करते हैं, 1 मेगावाट आर की बात करते हैं तो ये 3.6 इंटू 10⁹ जूल हो जाता है। और 1 गीगावाट आर की बात करते हैं तो ये 3.6 इंटू 10⁻12 जूल के बराबर हो जाता है। ये डेटा आपको याद रहना चाहिए, याद रह जाएगा मास्टर साहब, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। हाँ सर, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां कहानी खत्म होती है अपनी। इसमें बहुत छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं। बहुत छोटी सी बात क्या है, इसमें बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है उसमें ब्राइटनेस ऑफ बल्ब पे, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब पे, ठीक है। तो जब हम ब्राइटनेस ऑफ बल्ब की बात करते हैं तो देखो, कोई भी बल्ब हमको मिलता है तो वो रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज से मिलता है, PRVR। कोई भी बल्ब आप खरीदते हो तो उसका रेटेड पावर होता है और रेटेड वोल्टेज होता है, और उससे आप रेजिस्टेंस निकालते हो जो किसके बराबर होता है, V²/PR के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपने 2 बल्ब लिए हैं, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, इन दोनों को सीरीज में जोड़ा हुआ, 2 बल्ब लिए हैं, दोनों बल्ब को कैसे जोड़ा हुआ है सर, दोनों बल्ब को आपने सीरीज में जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस, रेटेड पावर से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, R1 है और ये R2 है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा आता है और R2 कम आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कॉमन पोटेंशियल पर, आप पोटेंशियल भूल ही जाओ, कॉमन पोटेंशियल की बात ही भूल जाओ, आपके पास रेटेड पावर है, रेटेड पावर से आपने रेजिस्टेंस निकाला है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा भैया उसका ब्राइटनेस कम होगा।
अरे क्लियर है, अरे क्लियर है कि गड़बड़ है सर? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। B1 विल बी ग्रेटर देन B2। लेकिन यही पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, सोचो अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाए, एक बल्ब इधर लगा है और एक बल्ब इधर लगा है, दोनों का रेटेड पावर है, आपने दोनों के रेटेड पावर से क्या निकाला है? दोनों का रेजिस्टेंस निकाला है। बल्ब के रेटेड पावर से आपने रेजिस्टेंस निकाला है। अगर आपका R1 बड़ा है किससे? R2 से। इसका मतलब क्या है? अगर कॉमन पोटेंशियल की बात करें तो रेटेड पावर पर आ जाइएगा। याद रखिएगा यहां पर अगर रेजिस्टेंस 1 का बड़ा है रेजिस्टेंस 2 से, तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब कम होगा ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 2 से। यह बात याद रखिएगा। और अगर आप इन सब से बच के बाहर निकलना चाहते हैं तो आप याद रखिए आपके घर में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है। कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करता है, 50 वॉट वाला या 10 वॉट वाला? सर 50 वॉट वाला। अरे सर सीरीज में उसका उल्टा कर लो, सीरीज में उसका उल्टा कर लो। जिसका पावर ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस कम है। क्यों? क्योंकि जिसका पावर ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस कम क्यों है? क्योंकि जिसका पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसकी ब्राइटनेस कम है। ठीक है? कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहां आपकी स्टोरी खत्म होती है। खूब सारे PYQs लगा जाइए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर ले जाइए। और अगर मैं कहूं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, तो 2012 के पहले जो IIT JEE के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को थोड़ा अगर आप लगा लेंगे, आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो उन क्वेश्चंस को आप लगा लेंगे तो आप अपनी तैयारी को और मजबूती देंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप निचोड़ को फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भाई साहब थोड़ा आनंद की अनुभूति होती है कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए प्रोडक्टिव हो रहा है, तो उसको करने में हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। ठीक है? चलिए तो मिलते हैं अब आपसे अगले निचोड़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खूब सारे सवाल लगाते रहिए, बिना सोचे समझे, बिना परेशान हुए मेहनत करते रहिए और अपनी सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते रहिए। ये मत सोचिए कि आपके आने वाले JEE मेंस एग्जाम में आपका क्या होगा। अभी आपके कंट्रोल में बस उस एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से देना है, तो वही करिए। ठीक है? चलिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।